हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। 3.6 का पार्ट 2 आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। तो भाई ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी वैरायटी है, उसको कंजर्व करने के लिए जो जो प्रॉब्लम्स हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, वो आज हमने डिस्कस करना है कि उन प्रॉब्लम्स से एसोसिएटेड कौन कौन सी ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट हैं। ठीक है, इंटरवेंशंस हैं हमारे पास। ठीक है, इनको हमने डिस्कस करना है। आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो को गौर से देखा होगा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी है तभी आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ आएगी। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला जिसका पार्ट 1 है वो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। जल्दी से इसको पहले देख लें और फिर इस वीडियो पे आएँ। सो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। तो हमारे पास क्या है कि क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वर्ल्ड के अंदर। क्यों पाए जाते हैं ज़्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि इंसेक्ट्स कम पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स की स्पीशीज़, उसकी वैरायटी और ज़्यादा है, बट क्योंकि वो बहुत मेजर हैं तो इसलिए ह्यूमंस ज़्यादा विजिबल होते हैं और उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो पॉल्यूशन जैसे कार्स में से निकलती है वो क्या कर रही होती हैं, या डिफॉरेस्टेशन, ये सब क्या कर रही होती हैं, इफ़ेक्ट कर रही होती हैं स्पीशीज़ पर, बायोडाइवर्सिटी पर, उनकी स्पीशीज़ पर। तो इस वजह से वो कंजर्व नहीं रह पा रही हैं। तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमने कल डिस्कस की थी, तो आज हम पढ़ेंगे कि उन प्रॉब्लम से एसोसिएटेड कौन से इन्वॉल्वमेंट्स है ह्यूमन बींग्स की। सो द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एजेंसी है IUCN। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका काम क्या होता है कि वो नेचर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जितनी भी वैरायटीज़, उनको कंजर्व करना है। कंजर्व क्यों करना है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन, ताकि हम अच्छे से सर्वाइव कर सकें। ऑब्वियसली हमारे लिए ही करना है। तो इसमें रिपोर्ट, उसके अंदर एक रिपोर्ट मतलब उन्होंने शाया की दैट 75% ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैव बीन लॉस्ट। मतलब एग्रीकल्चर, पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि वो एग्रीकल्चरल कंट्री है। 70% कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, जंगलात होते हैं, कोस्टल एरियाज़ होते हैं। बट यू नो व्हाट, सीन कुछ ऐसा है कि जो न्यू रिपोर्ट है वो ये कहती है कि हमारी जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसके अंदर देखा गया है कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी है 75% तो हम लॉस कर चुके हैं, ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि 75% of the world fisheries are overexploited and 1/3 coral reefs are threatened with extinction। मतलब कि 75% जो वर्ल्ड की फिशेज़ हैं वो क्या हो चुकी हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेड हो चुकी हैं। और जो 1/3 कोरल फीड्स हैं हमारे पास, वो उनके लिए क्या है, उन एक्सटेंड होने का खतरा है कि वो अब ख़त्म होने वाली हैं। सो मैन इज़ द फैक्टर विच इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैन मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मेल, नहीं, MAN। जब हम ह्यूमंस के अंदर, जब हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं, जब हम, तो इसका मतलब होता है लाइफ कौन सी, जो कि इधर मेल और फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। तो हम जब हम इनकी बात करते हैं तो हम इनके लिए मैन का वर्ड यूज़ करते हैं साइंस में। हम यहाँ पे सिर्फ आदमी के लिए वर्ड यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो मैन मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करने में, तबाह करने में। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेबल्स हैं कि वो कौन कौन सी ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो इफ़ेक्ट हो रही है। सो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये हमारे पास इम्पैक्ट्स का टेबल है। ये हमारे पास क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने क्या किया, 4 कैटेगरीज़ में आपको शो किया है, 1 2 3 4। ठीक है, ये एरोज़ आपको शो कर रहे हैं इस चीज़ को। सही है, इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके। उसके बाद है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनियम्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि मशीन्स, जो ह्यूमन जो लेबर थी, मतलब पहले लोग हाथों से काम करते थे। ठीक है, आटा पीसना है, हाथों से काम करना है, मतलब कपड़े धोने, हाथों से धोने, तो सारा जो भी काम होता था मशीन्स में, जितना भी वर्क होता था, मतलब जो बड़े बड़े जो पैमाने पे भी जितना भी काम हो रहा होता था वो ह्यूमन लेबर कर रही होती थी, ह्यूमंस काम कर रहे होते थे। तो फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया। ठीक है, और ये कब से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉपर ये जो दौर है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से आया है। तो क्या हुआ कि जो
इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर था उसमें क्या किया उसने, जो जितना भी ह्यूमन लेबर का काम था उसने उसको रिप्लेस कर दिया मशीन से। मतलब उसने कहा कि कम टाइम के अंदर हमें एफिशिएंट वर्क परफॉर्म करके देंगी मशीन्स, तो इसलिए हमें मशीन से ये काम लेना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर साइड इसका हमें हमें नुकसान भी होने लगा, क्योंकि मशीन जब आपको काम करके देती हैं तो वो आपका एक तरह से फ्यूल भी ले होती है, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री सबसे मेन सोर्स है जो हमारा सबसे ज़्यादा पानी यूज़ कर रही होती है। इतना हम लोग पानी नहीं यूज़ करते, ह्यूमन बींग्स नहीं इतना पानी यूज़ करते जितना इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ पानी यूज़ करती हैं। और अब क्या है, पानी की कमी हो गई है। सो एक हमारे पास ये फैक्टर था। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, पौधों को, जंगलात को ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म कर करके क्या कर दिया गया, रोड्स बना दिए गए, जगहें बना दी गई, बिल्डिंग्स, पता नहीं इंडस्ट्रीज़ दूर दूर इलाकों में, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बना दी गई, लेकिन जंगलात को ख़त्म करके। तो एक ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट था। दूसरी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कैसे, इतनी इतनी ज़्यादा अमाउंट में व्हीकल्स तैयार होना शुरू हो गई, इतनी बड़ी बड़ी, जो कि क्या करी थी, पॉल्यूशन का कॉज थी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लास्ट वन जो था ओवर हंटिंग, मतलब पहले शिकार तो किया जाता था लेकिन अब बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई तो उनकी डिमांड्स पूरी करने के लिए ओवर हंटिंग होने लगी। तो ये भी एक फैक्टर है कि उनकी स्पीशीज़ जब सब आप ही खा जाओगे, सारी एनिमल्स, सारे प्लांट्स आप ही खा जाओगे, तो बचेंगे ही नहीं बाकी। तो एक ये हमारे पास 4 मेन फैक्टर्स थे। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू द नीड्स ऑफ बिल्डिंग्स। अब ओवर पॉपुलेशन हो गई तो उसने क्या किया, बिल्डिंग्स, उसने बोला कि अब बिल्डिंग्स तैयार करो, आप बिल्डिंग्स तैयार करो। जब ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स तैयार करनी होंगी तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, मशीन्स का यूज़ होगा। ठीक है, और सॉइल इरोजन, प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉयज, लो रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट के अंदर भी चेंज आया। ये भी फैक्टर है इसका कि जो प्लांट्स की जो सॉइल थी उसमें उसका जो कंपोजिशन थी उसमें तब्दीली आ गई, इसलिए वो क्या हो गए, प्लांट्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए। पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हुआ। कल मैंने आप लोगों को ओजोन के बारे में बताया था कि उसकी जो लेयर्स है वो भी डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं। इसी तरह से डायरेक्ट हमने वाइल्ड लाइफ को क्या किया, किल करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक मेन हमारे पास फैक्टर हो गया। ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलकर क्या कर रहे थे, बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, सो कॉजेज ऑफ एनिमल एक्सटिंक्शन, पाई चार्ट हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है, जिसको ये हमारे पास जो जिस फॉर्म में ये जो सर्कल ये जो है ना, इसे कहते हैं पाई चार्ट। इसका दूसरा नाम है सेक्टर डायग्राम। अब इसमें क्या है, आपको सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है कि हमारे पास ये टोटल एक कंप्लीट एक सर्कल है 360 डिग्री का एंगल का, और 360 का इसका एंगल होता है। तो अब इसके अंदर आपको ये 39, 23, 36 और 22% का आपको दिखाया गया है कि इसके अंदर कि कौन सी चीज़ कितनी परसेंट हो रही है। तो 39% जो है वो हैबिचुअल डिस्ट्रक्शन हो रही है। जो ब्लू से लिखा हुआ है ये ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे वर्ड्स हैं ये इसके की वर्ड्स हैं। यहाँ पे ये जिस कलर से लिखे गए हैं वो इसी चार्ट के अंदर उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 39% हैबिचुअल डिस्ट्रक्शन जो नॉर्मली होती रही थी, अब भी वही है। फिर ऑरेंज वाला, ऑरेंज इसमें वैसे किसी से लिखा हुआ तो नहीं है, बट 23% हमारे पास है। येलो वाला अदर कॉजेज कोई भी हो सकते हैं। फिर ये जो ग्रे है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इन्वेसिव स्पीशीज़, मतलब जो ख़तरनाक स्पीशीज़ थी जो तबाह होने वाली हैं उनका इंट्रोडक्शन 36% है। और ये जो ऑरेंज वाला है यहाँ पे इसको पिंक से लिखा हुआ है, तो हंटिंग एंड अदर टाइप ऑफ इंटरनेशनल किलिंग जो है ये सारा हमारे पास 23% रीज़न है। तो ये जस्ट आपके पास कॉजेज़ हैं एनिमल के एक्सटेंड होने के, उनके ख़त्म होने के इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, जस्ट यू कैन सी इट। इससे ज़्यादा इससे आपका कोई काम नहीं है। सो क्लाइमेट चेंज आर नॉट द प्रेशर ऑन आवर इन्वायरमेंट। ये जो क्लाइमेट का जो तब्दीली आना, पहले पूरे प्रॉपर 4 मौसम होते थे, उनको देखा जाता था कि भाई ये समर है, ये ऑटम है, ये स्प्रिंग है। तो मतलब उनको देखा जाता था कि उनको फील भी किया जाता था कि ये 4 मौसम है, तो ये चारों मौसम आए हैं। अब क्या हो गया, क्लाइमेट में तब्दीली आ गई। गर्मी कितने महीने आती है, सर्दी आती है, तो हमने तो कभी देखी नहीं स्प्रिंग भी ठीक से आई हो। तो भाई ये जो क्लाइमेट चेंज है ये पूरा डायरेक्टली इसका प्रेशर एनवायरनमेंट में नहीं पड़ता है। हैबिटाट लॉस एंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेजिव स्पीशीज ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन। ये जो पहले चीज़ें हम सारी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ये चीज़ें भी डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही हैं बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने में, उनकी एक्सटेंशन पर।
सो दीज प्रेशर्स आर बिकॉज ऑफ ह्यूमन इन्वेडिंग एक्टिविटी। और ये सारे प्रेशर्स किसकी वजह से हो रहे हैं? ऑब्वियसली ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है। ये मशीनें, ये बिल्डिंगें किसी और स्पीशी ने तो नहीं बनाई है, किसी बिल्लियों ने, किसी कैट ने, किसी और चीज़ में तो नहीं बनाई है ना। किसकी वजह से है? ये सारा ह्यूमन बींग्स की वजह से हो रहा है। सो डिफॉरेस्टेशन कॉजेज़ एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। नाउ 3.64 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ क्या हैं और इसके बायोडाइवर्सिटी पे इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर हमारे पूरे प्लेनेट को देखा जाए, जो कि अर्थ है, तो उसमें 31% फॉरेस्ट से कवर किया गया है। सो दे प्रोड्यूस वाइटल रोल ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस होम फॉर पीपल एंड वाइल्ड लाइफ। जंगलों में अंदर कौन रहता है? वाइल्ड लाइफ रहती है, ठीक है ना। अब अगर आप जंगल को ख़त्म कर दोगे तो वो बेचारे कहाँ रहेंगे? आपने कितना नुकसान पहुंचा दिया उन लोगों को। फिर आपको ऑक्सीजन कैसे मिलती है, कहाँ से आती है? जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, अपना प्रोसेस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। उस ऑक्सीजन को आप लेते हैं, इन्वायरमेंट में कहाँ से आ रही है? प्लांट्स के थ्रू आ रही है, फॉरेस्ट के थ्रू आ रही है। तो आपने उनको ही कम कर दिया तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो आप लोगों को सांस से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगी। सो मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटेंड एंड इंडेंजर्ड, अब जो बहुत सारे हद तक अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट थ्रेटेंड एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं वो कौन से हैं? लिव इन फॉरेस्ट एंड बिलियंस ऑफ पीपल रिलाई ऑन इट्स बेनिफिट्स। अब जो सबसे ज़्यादा देखा गया है, जो ख़त्म होने वाले वाइल्ड लाइफ है, वो रहती जंगलों में। आपने जंगलों को ख़त्म करना शुरू कर दिया, आप उससे फ़ायदा ले रहे हैं, आप उससे लकड़ी लेना शुरू हो गए, आप उससे पता नहीं क्या क्या बनाना शुरू हो गए। जब आपने उससे फ़ायदा लेना शुरू हो गया तो वाइल्ड लाइफ कहाँ जाए? उसको तो आपने नुकसान पहुँचा दिया। सो फॉरेस्ट से आपको क्या मिलता है? फूड मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, आपको क्लॉथिंग्स का मटेरियल मिल जाता है, मेडिसिन्स एंड शेल्टर, ये जो हर्ब्स होती हैं उनसे बहुत सारी अनलिमिटेड मेडिसिन, हर मेडिसिन आपको का जो ज़रिया है वो फॉरेस्ट है। शेल्टर मिलता है ये भी। सो फॉरेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है ये क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है। जब आप जंगलात को ख़त्म कर देंगे तो क्लाइमेट में तो चेंज आएगा ना। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि जो फॉरेस्ट हैं ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस होने में, बिकॉज दे एक्ट एज कार्बन सिंक सोकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड अदरवाइज बी फ्री इन द एटमॉस्फेयर। ये क्या करते हैं? सोक कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। क्यों सोक कर लेते हैं? कैसे? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के थ्रू होता है। वो हम इसी बुक में बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, उसकी डीप में नहीं जाते हैं। जस्ट आपने अभी इसको ये मेमोराइज़ करना है कि रेस्पिरेशन के, जब प्लांट्स के अंदर नाइट के टाइम पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम एक्सहेल करते हैं उसको अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं जो हमें जिसको इनहेल करना है। तो इस तरह से प्लांट्स डायरेक्टली हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ठीक है, इस वजह से एटमॉस्फेयर का जो होता है, एटमॉस्फेयर को कार्बन फ्री भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री भी बनाता है, ठीक है, उसको सोक करके एंड कंट्रीब्यूट टू ऑन गोइंग चेंजेस इन क्लाइमेट पैटर्न्स, और फिर उसको उस पैटर्न को चेंज होने से बचाता भी, और जो वट एवर जो भी हो रहा होता है उस पैटर्न को भी। सो बट मेन इज़ डिस्ट्रॉइंग दिस नेचुरल ब्यूटी बाय कटिंग देम डाउन फॉर इज सेक एंड कम्फर्ट। अपना कम्फर्ट बनाने के लिए, अपनी घरों को अच्छा करने के लिए उस वुड का कितना अनलिमिटेड यूज़ किया जाता है सिर्फ इन ऑर्डर टू सेक कम्फर्ट। आपने क्या किया? प्लांट्स को, जो नेचुरल ब्यूटी है जो अल्लाह ताला ने बनाई है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज़ नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। आपने क्या किया? कट डाउन कर दिया ट्रीज़ को। किस लिए किया? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड, मतलब आपने फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड बना दिया, फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया। डायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो वो क्या हो गया? डिफॉरेस्टेशन। ये जो डी किसी भी वर्ड के आगे इस तरह से लिखा हुआ ना, DED, इसका मतलब होता है रिमूवल। फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट का रिमूवल, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्टेशन का रिमूवल। ये आपके सामने ये आपने लकड़ियाँ काट के रखी हैं, ये बंदे आपको दिख रहे होंगे, ये काट रहे हैं, इनको थोड़ा सा भी फील नहीं हो रहा कि हम कितना गलत कर रहे हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट कर रहे हैं।
Causes of deforestation. Deforestation is done deliberately due to mining, paper making, urbanization, timber for making roads and agricultural expansion and livestock breeding. तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि जानबूझ के काटते हैं आप लोग, ज़बरदस्ती कोई नहीं कटवाता। क्यों काटते हैं? अपने प्रॉफिट के लिए, ह्यूमन बींग्स के प्रॉफिट के लिए। पेपर का बनना, रोड्स का बनना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बनना, उनको एक्सपेंड करना, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेसेस का होना, उन सबको वो सारे प्रोसेस क्यों हो रहे हैं? जस्ट आपकी कंफर्ट के लिए, इसलिए आप ये करते हो। अब इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं? इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट विद द ग्रेट लॉस इन बायोडाइवर्सिटी and increases in the concentration of greenhouse gases, carbon dioxide, methane, water vapor, nitrous oxide, which leads to global warming. Temperature will be high that cause glaciers melting, which is the reason of raising sea level and causes flood. अब देखें कितनी ये मेन और इम्पॉर्टेंट बात लिखी है। इस टॉपिक से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आपने इंटर में भी पढ़ना है, बट अभी मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ तो अभी से समझ लें। तो क्या होता है, जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी को लॉस मिलेगा। कैसे लॉस मिलेगा? क्योंकि उसकी वैरायटीज़ कम हो जाएंगी। आपने पौधों की वैरायटी काट दी, वहाँ पे अब वाइल्ड लाइफ नहीं रह सकती, उनकी स्पीशीज़ एक्सटेंड होना शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया? लॉस आ गया बायोडाइवर्सिटी के अंदर। अब हो क्या रहा है असल में? हो इस तरह से रहा है, जब आप प्लांट्स को काट रहे हो तो मतलब आप ग्रीनरी को दुनिया से ख़त्म कर रहे हो। जब ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी तो वो क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल ही नहीं करेगी डे टाइम पे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल नहीं करेगी तो इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप तो एक्सहेल कर ही रहे हो ना, आपने तो बंद नहीं किया उसको एक्सहेल करना, आप एक्सहेल कर रहे हो, वो इनहेल नहीं कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इंक्रीज़ हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो गई। क्लियर? अब इसी तरह से दूसरी गैसेस भी होती हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होती है, क्योंकि बट कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसलिए ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं बिकॉज वो मेजर अमाउंट में होती है, वो ज़्यादा अमाउंट में होती है। इसी तरह से मीथेन भी होती है, वाटर वेपर्स भी होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी होते हैं, और इसके अलावा फॉस्फोरस ऑक्साइड वगैरह भी होते हैं। वो आप लोग इंटर में पढ़ेंगे। ठीक है, गैसेस के नेम याद करने का कोई सीन नहीं है, आपने ये सिर्फ याद रखना है कि इन सारी गैसेस के इंक्रीज़ होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? टेम्परेचर का बढ़ना। गर्मी कितनी हो गई है? बढ़ रही है गर्मी। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसको ओवरकम करने वाले चीज़ ही नहीं है। तो इस वजह से जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। अब जब वो पिघलेंगे तो जो सी लेवल होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ग्लेशियर्स पिघल कर सी में जब गिरेंगे तो सी का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर क्या होगा? सैलाब आएगा, फ्लूड कॉज करेगा। सो इट इज़ द ऑल्सो द रीज़न ऑफ हैबिटाट लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस वजह से ये भी एक हमारे पास क्या है कि हमने उनका जो इन्वायरमेंट है वाइल्ड लाइफ के रहने का, वो हमने क्या किया है? छीन लिया उनसे। तो सॉइल इरोजन, लो रेनफॉल ड्यू टू नो ट्रांसपायरेशन, ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर जो वो होते हैं छोटे छोटे से एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं आपको उनके टर्म्स से रिलेटेड नहीं बता रही हूँ, बस आप इतना याद रखें कि पोर्स होते हैं जिसमें से पानी जो होता है वो वाटर वेपर्स बनकर निकल जाता है। ठीक है, अब पानी भी नहीं निकला ठीक से क्योंकि प्लांट्स की कमी कर दी है आप लोगों ने। तो ये सब क्या हो रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन का एक कॉज बन रहे हैं। नाउ हम इसको 3.65 को डिस्कस 3.6.5 को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों ने, अभी से बता दूं। और ये भी बता दूं, इससे पहले से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं अगर आपने वो नहीं देखे तो उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, अभी चेक कर लें उसको। और मेरे फेसबुक पेज की लिंक और ग्रुप की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको। किसी और चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 300 वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड हैं। जस्ट आपने क्या करना है, चैनल को क्लिक करना है, प्लेलिस्ट पे जाना है और चेकआउट कर लेना है। अपने इस वीडियो को 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, जो चीज़ समझ नहीं आए अभी से कमेंट कर लें। इस टॉपिक की तरफ आने से पहले लास्ट बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने क्या करना है, अभी जब भी मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा लूँगी तो आपने इस कंप्लीट टॉपिक को बुक से पढ़ना है। ठीक है, बुक से पढ़ने के बाद नोट्स बनाने हैं, जो चीज़ समझ नहीं आनी कमेंट में पूछना है। फिर भी ना अगर आपका उससे दिल ना मुतमईन हो तो आपने क्या करना है, क्लास में जाके पूछना है, गूगल से सर्च करना है, या फिर आपने छोड़ना नहीं है, उसका आंसर निकाल के ही रहना है। ठीक है जी, आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इंडेंजर्ड एंड एक्सटेंड स्पीशीज़।
मतलब ऐसी स्पीशीज़ जिनके लिए ये कहा जाता है कि अब वो ख़त्म होने वाली हैं। कब से बताती हुई आ रही हूँ, जैसे कि डायनासोर्स, उनके लिए कहा जाता था कि अब जैसे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो कुछ टाइम ऐसा था पहले जब उनको बताया जाता था कि अब वो ख़त्म हो जाएंगे, भाई एक्सटेंड होने वाले हैं, उनकी स्पीशीज़ बचा के रख लो रख लो रख लो। लेकिन वो एक्सटेंड हो गए क्योंकि नहीं रखा गया बचा के। तो अब कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जिनको खतरा है ख़त्म होने का, या जो एक्सटेंड हो चुकी हैं या होने वाली हैं या बहुत करीब हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उसका ग्राफ भी डिस्कस किया था। सो अब सिर्फ 2-4 लाइनें हैं, उनको देख लेते हैं। सो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कि हम कब से डिस्कस करते आ रहे हैं, 20 मिनट हो गए हैं वीडियो को, सच एज एंटरटेनमेंट और फूड, एनिमल्स आर बिकमिंग इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब एट द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन फ्यूचर, मतलब इनके लिए रिस्क है कि वो एक्सटेंड हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी इन फ्यूचर में। और सम हैव गॉन एक्सटेंड, और कुछ ख़त्म हो चुकी हैं जिनकी हमें श्योरिटी है और वो हमें नहीं मिल रही हैं। श्योरिटी ऑफ नॉट फाइंडिंग द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशी इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर उनकी लास्ट स्पीशी में मिल ही नहीं है, हम श्योर हैं कि वो एक्सटेंड हो चुके हैं। सम ऑफ द स्पीशीज आर मैंशनड बिलो, तो इसलिए वो क्या है हमारे पास, क्या है यहाँ पर क्या है मैंशनड है वो स्पीशीज़, जैसे कि लॉन्ग बिल्ड वल्चर है हमारे पास, ग्रीन सी टर्टल है हमारे पास, स्नो लेपर्ड है हमारे पास, मार्कोपोलो शीप है हमारे पास, यूरोपियन ओटियर है हमारे पास, बलूचिस्तान फॉरेस्ट डॉर्माउस है हमारे पास, इंडस रिवर डॉल्फिन, ये एक बहुत फेमस फिश है और ये जो है अब एक्सटेंड होने वाली है। इसी तरह से एशियन ब्लैक बियर है, बियर ये ब्लैक कलर का है और ये एशिया से ताल्लुक़ रखता है, बट ये भी अब एक्सटेंड होने वाला है। लास्ट वन इज़ सिंध आइबिस, जिसे मार्खोर कहा जाता है, और ये भी बहुत फेमस जानवर है जो कि अब एक्सटेंड होने के करीब है, क्योंकि इसके लिए इनके लिए ये कहा जाता है कि अब इनकी स्पीशीज़ बची ही नहीं है या कहीं एक आधी पाई जाती है, इसलिए अब ये भी ख़त्म होने के करीब हैं। तो ये हमारे पास इंडेंजर्ड या फिर एक्सटेंड स्पीशीज़ हैं जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी समरी और इसके MCQs, डिटेल क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स, सब कुछ डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।